आज के क्लास में हम देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, और म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं। आपको पता है कि जब संविधान सभा बनी संविधान लिखने के लिए और संविधान लिखा जा चुका था, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके बाद भारत सरकार को या हमारे सरकार को क्या जरूरत थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आने की, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं लेके आने की और नगर पालिकाएं लेके आने की। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होंगे, कुछ ना कुछ सीक्वेंस जुड़ा होगा। इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए, जब संविधान लागू हो गया, तब सरकार को लगा कि ऐसा है कि हम सिर्फ दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस को अपॉइंट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक पदों का हम निरीक्षण करते हैं और चलाते हैं, उसी प्रकार से रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी विकास के लिए भी हमको ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। तो सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सीडीपी जो था, इसमें क्या था कि टॉप टू बॉटम सीक्वेंस था, यानी कि पार्लियामेंट से शुरुआत सब कुछ चीजें होंगी और उनके जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वही सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो जनता तक पहुंचाएगी। ये इनका था। लेकिन हम देखते हैं कि जब इनका ये प्रोग्राम था, तो ये सही से पूरा नहीं हो पाया, ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाया। तो क्योंकि ये फेल हो गया, सिंपली समझिए फेल हो गया, सीडीपी फेल हो गया। तो जब सीडीपी फेल हो रहा था, जो सरकार की मंशा थी वो गांव तक और शहर तक नहीं पहुंच रही थी। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि कमेटियां बैठी, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कुछ चीजें और कहा कि ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी को खत्म कीजिए और आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके आइए। तो वहीं से हम देखेंगे कि जो सीडीपी है, जो गांव और शहर के विकास के लिए बना था, लेकिन उसके फेल होने के बाद, ठीक है, हमने क्या किया कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग संस्थाएं हमने बनाई। तो गांव के लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लिखा, है ना, और शहर के लिए हमारी म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं। आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो गांव के प्रधानों का इलेक्शन होता है, ठीक है, गांव के प्रधान क्यों बनते हैं? गांव के विकास कराने के लिए। नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, आवास हो गया, ये सब चीजें गांव के प्रधान डिसाइड करते हैं क्या करना है। उसी तरह हम अर्बन एरिया में देखेंगे, जो लोग अर्बन शहर से बिलोंग करते हैं, टाउन से बिलोंग करते हैं, कैंटोनमेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाएं भी क्या करती हैं? जिस प्रकार से गांव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करता है, सेम उसी प्रकार हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी काम करती हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये सब क्लियरली देखेंगे। नमस्कार। आज एक क्लास में हम ये तीनों टॉपिक देखेंगे और जो मैं, जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो अपने क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि प्री और प्लस मेंस अप्रोच हमारे पास रहे। प्री यानी कि जिस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं किसी भी एग्जाम के, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें जो फैक्ट पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, प्री ओरिएंटेड जो रहते हैं, उनको मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज की पीसीएस का आप मुख्य एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसमें 250 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होंगे। तो कैसे आप आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ इसमें। ठीक है, ये जो मेरी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद एंड विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी, उसको और घटना चक्र की जो बुक आती है, उनको इंक्लूड करके इस क्लास में फैक्ट रखे गए हैं। ओके, ये क्लास जो होगी समान रूप से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी ऑल वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी हो गए, ठीक है, और भी जो एग्जाम एसएससी सीजीएल हो गए, इन सब सारे एग्जामों के लिए ये मेरी क्लास समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सीडीपी, इसको हम हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं। ओके, तो कंसेप्ट इसका पीछे क्या था आप समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए, ये जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ था? सबसे बड़ा फैक्टर यही है।
तो ये हमारा लॉन्च हुआ था, ये हमारा लॉन्च हुआ था कब? ऑन गांधी जयंती, कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो पूरे भारत में लागू हो गया, लेकिन शासन प्रशासन को गांव और शहर तक सही से पहुंचाने के लिए हम सीडीपी इंट्रोड्यूस किए थे। और वो हम कब इंट्रोड्यूस किए थे? 1952 को। कब? गांधी जयंती के दिन। ओके, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो भी हमारा गांव है, ठीक है, और शहर है, उसका सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। सोशल सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, बाय, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने किया था। किसके लिए? फॉर रूरल रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया। लेकिन लागू करने के बाद क्या ये सही से सक्सेस रहा कि नहीं रहा? तो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ कि फेल हो गया, ये सही से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया। तो रीजन क्या था इसका फेल्योर, क्या उसको समझेंगे, ठीक है। क्या था रीजन? रीजन फॉर फेल्योर, ठीक है। इसका रीजन ये था कि जो प्रोग्राम था ना, वो क्या था कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, टोटली उसी पे डिपेंड था। और उसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन था, यानी कि जन भागीदारी थी, नहीं थी उसमें, ठीक है। इसीलिए ये चीजें फेल हुई। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि द प्रोग्राम relied too heavily on government officials, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एंड लैक्ड लैकिंग किया कहाँ पे? पब्लिक पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी की कमी थी, है ना। इसलिए ये क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा फेल हो गया, ठीक है। ओके, इसका अप्रोच क्या था? इसका अप्रोच था टॉप से डाउन अप्रोच, ठीक है। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से कोई नियम पास होता था, इतना फंड आता था, वो चीजें बीच में ही जो इंटरमीडिएटरीज थी वही पैसा गबन करती थी, तो ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं आ पाती थी, ठीक है। तो और साथ ही साथ हमारा पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए क्या हो गया, हमारा फेल हो गया, ठीक है। ओके, ये आप समझ गए, ठीक है। आप देखिए कि जब ये चीजें हमारा फेल हो गई, टॉप डाउन अप्रोच हमारा था, ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हुआ कि फेल हो गया, है ना। तो फेल होने के बाद क्या हुआ कि भारत सरकार को लगा कि ये जो हमारे प्रोग्राम जो लेके आए थे 1952 में फेल हुआ, इसके पीछे क्या कारण है उसको हम फाइंड आउट करें। और उसको फाइंड आउट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि सेवरल कमिटीज, यानी कि बहुत सारी कमेटियां उन्होंने बनाई, सरकार ने, वे फॉर्म्ड to analyze to analyze the failure failure of the CDP, Community Development Program, and suggest a better model, ठीक है।
यानी कि सरकार ने सीडीपी लगाया, फिर उसको देखा कि यार ये हमारा फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया, उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कमेटियां बनाई और कमेटी को कहा कि आप सुझाव दीजिए, इससे अच्छा बेटर मॉडल लेके आइए कि जिससे हम गांव और शहर का दोनों का सही से हम विकास कर सकें। ठीक है, तो जब ये चीजें हमारी सेवरल कमेटी की बनी, तो यहीं से हम देखते हैं कि जो कमेटी अपना सुझाव देगी, ठीक है, ग्रामीण और शहर के विकास के लिए, तो यहीं से हमारा एवोल्यूशन ऑफ पंचायती पंचायती राज, ठीक है, तो यहीं से हमारा एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज ग्रामीण में और एवोल्यूशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज वो शहर में हमारा शुरू हुआ। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में ठीक है, ओके। तो देखिए, हम देखते हैं कि 1957 में, 1957 में, ठीक है, 1952 में हम देखते हैं कि हमारा सीडीपी आया और 1957 में हम देखते हैं कि हमारे बलवंत बलवंत ठीक है, राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी हमारी बनती है। और ये बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनती है वो हमारा रिकमेंड करती है। बलवंत राय मेहता कमेटी कमेटी बनी और उसने रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? एकदम आराम से क्लास को सुनिए, समझिए और उसका आप नोट्स बनाते जाइए, या आप बस समझते जाएंगे ना, तो पूरा जो कंसेप्ट, जो सीक्वेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कमेटी क्या रिकमेंड की? रिकमेंड की 3 टीयर या टायर, जो भी आप बोलते हैं, 3 टीयर पंचायती पंचायती राज। ठीक है, यानी कि 3 टीयर पंचायती राज को इन्होंने रिकमेंड किया। और ये जो हमारा पंचायती राज जो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पहले क्या होता था कि हमारा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन था। ओके, यानी जब सीडीपी हमारी बनी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो हमारा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन था, यानी कि पार्लियामेंट से लोगों तक पहुंचता था, उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल था, यानी कि सेंट्रलाइज था, केंद्रीकरण था उसका। लेकिन जब पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ऐसा है कि जो आप पंचायती राज तो बनाइए, वो 3 टीयर हमारा पंचायती राज होगा, लेकिन पंचायती राज जो होगा वो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी कि लोकतांत्रिक हमारा विकेंद्रीकरण होगा। उसमें पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, लेकिन उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का होगा। ठीक है, ओके। अब जो ये 3 टीयर बने, इसमें हमारा क्या क्या बनेगा भैया, ये समझना पड़ेगा। पहले तो हमारा ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत हो गया, यानी कि विलेज में। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा होगा हमारा पंचायत समिति पंचायत समिति। और ये पंचायत समिति कहाँ होगी? ब्लॉक पे। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है? हमारा जिला परिषद। जिला परिषद। और ये जिला परिषद कहाँ पे हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, यानी कि जिला स्तर पे। और ये ब्लॉक स्तर पे, है ना, और गांव स्तर पे। यानी कि जो गांव स्तर पे प्रधान का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें हम ये एक हो जाएगा प्रधान का चुनाव। ब्लॉक स्तर पे जो हम देखते हैं कि गांव में जो ब्लॉक प्रमुख रहते हैं ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि जिला परिषद होता है, जिला प्रमुख जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो वो हमारे 3 हो गए, प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए और जिला प्रमुख हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने रिकमेंड दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे, ये चीज आ गई हमारी 1959 में। अब 2 साल बाद 1959 में 1959 में देखते हैं कि ये जो बलवंत राय मेहता ने रिकमेंडेशन दिया था 3 टीयर पंचायती राज का, तो राजस्थान जो है ये तो रिकमेंडेशन दे दिया,
अब है सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जिस प्रकार आप देखें कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पार्लियामेंट ने पास किया, तो जब पार्लियामेंट ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पूरे देश में वो लागू नहीं हो गया, बल्कि क्या हुआ कि राज्यों को उसे लागू करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि उत्तराखंड ने अपने राज्य में यूसीसी इंप्लीमेंट किया, फिर आप देखते हैं कि गुजरात ने इंप्लीमेंट किया। अब सब सुनने में आ रहा है कि असम गवर्नमेंट में, यदि असम गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर भी यूसीसी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वो क्या है कि राज्यों पे निर्भर करता है क्या करें। उत्तर प्रदेश सरकार अभी नहीं की है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी केरला में देखते हैं कि ऑपोजिशन है, आंध्र प्रदेश में देखते हैं कि ऑपोजिशन है, वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि टीएमसी की ऑपोजिशन पार्टी है, वहां पर भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को जाए वो तुरंत पूरे ऑल इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाए। तो जब 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी और उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, तो वो चीजें 1959 में 1959 में हम देखते हैं कि राजस्थान राजस्थान है became became the first state first state to implement it implement it यानी कि बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, 3 टियर हमारे पंचायती राज का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था। ठीक है, ओके। राजस्थान में कहाँ पे लागू हुआ था भैया? राजस्थान में हुआ था नागौर में। नागौर, नागौर जिला है यहाँ पे, मतलब नागौर है एरिया, वहां पे ये चीजें राजस्थान में हुआ था। किसके उस समय हमारे पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके। और राजस्थान के उस समय सीएम कौन थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था? चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो चीफ मिनिस्टर थे उनके मोहन मोहन लाल, ठीक है, और सुखाड़िया, सुखाड़िया, ठीक है। तो जो मोहनलाल सुखाड़िया, नाम भी जबरदस्त है इनका, सुखाड़िया, यानी कि लोगों की खुशी के लिए, सुख के लिए इन्होंने क्या किया, राजस्थान में नागौर में इन्होंने फर्स्ट पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब ये राजस्थान सरकार ने, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया ने, जब इसको बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशन था अपने राज्य में लागू किया, यही एक्सपेरिमेंट जो है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आधार बना। ठीक है, बलवंत राय कमेटी रिकमेंडेशन दिया, राजस्थान ने उसको लागू किया, और उसके बाद जब इसको देखा गया कि बलवंत राय कमेटी का रिकमेंडेशन राजस्थान में सही से लागू हो गया नागौर में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो सरकार को लगा कि ठीक है, इसीलिए इसको पूरे इंडिया में लागू करना चाहिए। और फिर सरकार क्या करती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हमारा 73rd, ठीक है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है 1952 में, पूरे भारत में लागू करती है। ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये 1959 का आपने देख लिया कि चीजें हो गई। अब देखिए, अब इसके बाद सीक्वेंस आएगा 1977। 1977 में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता की जो है, ये भी एक कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी जब बनी तो उनका भी एक रिकमेंडेशन था, और वो रिकमेंड क्या किया, रिकमेंडेड, आप देखते हैं कि जो बलवंत राय मेहता, वो कहते हैं कि हमारा 3 टियर हमारा पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं रिकमेंडेड क्या, कि हमारा 2 टियर, 2 टियर सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, 2 टियर सिस्टम होनी चाहिए। ओके। साथ ही साथ कहते हैं कि ये हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बलवंत राय कमेटी कहती कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अशोक मेहता कहते हैं कि बस 2 टियर में होनी चाहिए। एक हमारा ये ब्लॉक स्तर का खत्म करते हैं, कहते हैं कि एक ग्रामीण स्तर पे होनी चाहिए, एक हमारे जिला स्तर पे होनी चाहिए, खत्म। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि भाजपा है तो वो भी चुनाव लड़े, ठीक है, पंचायती में,
ठीक है, कांग्रेस है वो भी लड़े, बसपा है वो भी लड़े, सपा है वो भी लड़े, ठीक है, जो भी हमारी पार्टियां वो सब लड़ सकती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि 1986 में 1986 में जिस तरीके से प्री में एग्जाम पूछते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए। 1986 में LM सिंघवी साहब आते हैं, ठीक है, LM सिंघवी साहब, सिंघवी, LM सिंघवी जो है, ये कमेटी बनती है, कमेटी बनी, और जब कमेटी बनी तो इसने भी, इसका भी रिकमेंडेशन था, ये क्या रिकमेंड करेगी, इसने रिकमेंड किया कि ग्रांटिंग, क्या रिकमेंड किया, ग्रांटिंग, ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्टेटस, ठीक, टू पंचायत, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात हो रही है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके आए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके आए पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जो संविधान में मेंशन हो गया, तो वो हमारा LM सिंघवी साहब का था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इसको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, ठीक है, ओके। फिर एक कमेटी बनी 1988 में, अब 1988 में बनी तो हमारा PK, ठीक है, थुनगन थे, PK थुनगन, PK थुनगन कमेटी बनी, और ये जो कमेटी है, ये कमेटी का भी रिकमेंडेशन था, और उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पंचायत, इसने भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को दिया जाए, यानी कि हमारे थुंगन और हमारे LM सिंघवी साहब थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा पंचायती राज है उसको हमें संवैधानिक अधिकार देना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप देखते हैं कि यहीं से अब 1988 आया, 1988 के बाद 1992, यहां से देखते हैं कि हमारा जो है कि 73rd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बने, एज वेल एज हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसने टोटली फोकस किया पंचायती राज पे, पंचायती राज पे, ओके, और 74th है, इसने फोकस किया म्यूनिसिपैलिटीज पे, क्या कर रहे हैं आप, ली पे, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जब चीजें आ गई ये पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज पे, तो अब इसमें क्या है कि अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो पंचायती राज का, ये क्या है इसको देखें। तो देखिए ये हमारा है, ओके, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ओके। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, तो इसको क्या किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, ठीक है, और साथ ही साथ इसने किया मैंडेटरी, मैंडेटरी, यानी कि ये तो जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, PRI, जो हमारा PRI, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो हमारे संवैधानिक भी हो गए हमारे, और साथ ही साथ हमारा ये मैंडेटरी भी हो गया, यानी कि पूरी जगह पूरे इंडिया में आपको लागू भी करना हो गया है, ठीक है, ये चीज समझिएगा आप, ओके, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर कहा गया कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, संवैधानिक हो गया, और मैंडेटरी भी हो गई, पूरी हर जगह आपको लागू भी करना है, ठीक है। तो लागू करना है तो ये कब से इफेक्टिव हुआ, कब से इफेक्टिव हुआ, ये तो कानून बन गया, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ, तो ये हुआ 24th, ठीक है, 24 अप्रैल, अप्रैल 1993, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। अब देखिए ये जो हमारा 24 अप्रैल है,
इसी को हम नेशनल पंचायती राज डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल पंचायती पंचायती राज डे। ठीक है, यानी कि 24 जो हमारा अप्रैल है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल पंचायती राज डे बोलते हैं, 24 अप्रैल को। ठीक है, ओके। ये जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ओके, इसने क्या किया कि इसने जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और जब दे दिया तो पीआरआई बना दिया इसने। अब देखिए जो हमारा पीआरआई बना, ये सब समझ गए आप? नेशनल पंचायती राज डे भी कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। अब देखिए पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस अब ये जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमारा बना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया और हमारा मैंडेटरी हो गया कि हर जगह आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या था? ये हमारा रूरल लोकल बॉडीज था। देखिए जो हमारे म्यूनिसिपालिटीज हैं और जो हमारा पंचायती राज है, ठीक है, ये सब हमारे लोकल बॉडीज हैं। ठीक है, ओके। अब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे कि ये हमारे कैसे कैसे मेंशन है, एक एक टॉपिक देखेंगे आसानी से। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस पार्ट में है संविधान के? तो आप देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्ट 9 में है। ठीक है, पार्ट 9 में है। समझ में आ गया? ओके, ये समझने के लिए 9 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस आर्टिकल में आता है। ओके, तो इनका जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या है? 243 से लेके 243 टू 243 ओ तक है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 243 में देखेंगे कि हमारा पंचायत होगा, पंचायत सभा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 243 ए में कि हमारा क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बी में कंपोजिशन होगा। इस तरीके से हम पूरा देखेंगे, है ना? आप उसको 243 आर्टिकल का पूरा देखिएगा। और जब पहुंचेंगे 243 ओ में, तो वहां पे देखेंगे कि ओ में मेंशन है कि जो प्रधान की चुनाव होती है ना, जो बीडीसी की चुनाव होती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्शन है उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जब तक उसका रिजल्ट, यदि आपको लगता है कि चुनाव होने में गलतियां हुई हैं, गलती हो रही है, तो उस समय आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक रिजल्ट न आ जाए, रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आप जाके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके आप कर सकते हैं कि ये चुनाव सही नहीं हुआ है, तब कोर्ट साक्ष्य मांगेगी और उस पर डिसीजन लेंगी। ऐसा होता है, लेकिन उस समय आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पहले भी बताया कि यदि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और यदि उसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, हो रही है, करप्शन इन्वॉल्व होता जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, लोग गलत वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों का वोट मार दे रहे हैं, उस समय आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट कोई वर्डिक्ट देगा ही नहीं। ठीक है, यानी नहीं देगा उस समय, यानी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आ गया और आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तब आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट एक्शन लेके इंदिरा गांधी जी को भी, उनका जो एमपी बनी थी, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, तो उस प्रकार से वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि 243 ओ में है कि कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हम समझ गए सर, बिल्कुल। आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, इसका कोई शेड्यूल है क्या? कोई अनुसूची है क्या? कोई अनुसूची है क्या? तो बिल्कुल अनुसूची है। कौन सा अनुसूची है? 11th शेड्यूल। अब जो 11th शेड्यूल है, आप देखते हैं कि 11th शेड्यूल में तो आपका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेंशन है, लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके कितने सब्जेक्ट हैं? तो देखते हैं कि टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। कितने? 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये स्टेट के ही होते हैं, स्टेट अपना जो चाहेगा उसमें करेगा। 29 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब आप कहेंगे सर ये 29 सब्जेक्ट है, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? बिल्कुल ये भी आर्टिकल में मेंशन है। किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल है, एक तो हमारा 243 तो रहेगा ही, ठीक है, और यहाँ पे जी कर देंगे। 243 जी में हम देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में किन किन सब्जेक्ट पे इसको काम करना है,
वो सब चीजें डिटेल में दी गई। ओके, ठीक है। इसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है 3 टीयर, है ना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है। तो जो आपका 3 टीयर स्ट्रक्चर है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था 3 टीयर का, वही है हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, यही चीजें इसमें है। ओके, इसके बाद देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन की भी हम बात करेंगे, क्योंकि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं बनी या अमेंडमेंट होने के बाद जो भी हमारी बॉडी बनी, इंस्टीट्यूशन बना, उसमें भी क्या है कि रिजर्वेशन की बात होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें भी रिजर्वेशन है, इसमें भी रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन क्या है इसमें देखिए, पहला है रिजर्वेशन कि 1/3, यानी जो टोटल सीटें हैं उसका 1/3 जो है सीट्स फॉर वुमेन, सीट्स फॉर वुमेन, यानी कि औरतों के लिए 1/3 यानी कि 33% जो टोटल सीट्स हैं वो किसको दिया जाएगा, औरतों को दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये हमारा आर्टिकल मेंशन है 243, ये तो होगा ही, और फिर करेंगे अब डी। ठीक है, तो 243 डी में ये हमारा 1/3 सीट फॉर वुमेन रिजर्वेशन है। समझ में आ गया? ठीक है, और रिजर्वेशन जो है ये हमारा किस में है, ठीक है, देखिए ये हमारा आर्टिकल 243 डी ये में है। ओके, लेकिन 1/3 जो सीट फॉर वुमेन है तो अलग से स्पेसिफाई किया गया है, तो वो हमारा 243 डी और सब क्लॉज 3 में ये मेंशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ सीट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा 1/3 सीटें औरतों के लिए रिजर्व है, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सम स्टेट में सम स्टेट्स सम स्टेट्स में क्या है कि ये हमारा 50% सीटें रिजर्व हैं औरतों के लिए। कितनी परसेंट, 50%। इसका टोटल कितना आएगा, ये तो मान लीजिए कि हमारा 33% आएगा ना, लेकिन कुछ राज्यों में हमारा 50% सीटें रिजर्व है और कुछ राज्य नहीं है। ये भैया कम से कम अभी आप देखेंगे तो कम से कम 21 राज्य में तो 50% सीटें रिजर्व हैं। अभी आपके पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, अभी आपके पास 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। इसमें बता रहा हूं मैं कि 21 जो स्टेट हैं उसमें 50% रिजर्व सीट है, किसके लिए, औरतों के लिए। समझ में आ गया? और कहीं कहीं पे 1/3 यानी कि 33% है। जैसे आप देख लीजिए उत्तराखंड देख लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे औरतों के लिए 50% सीट रिजर्व है। यानी कि 100 सीटें यदि प्रधानी की होंगी तो 50 सीटों पे औरतें लड़ेंगी और 50 सीटें रहेगा आदमी के लिए। ठीक है, उस पे औरत भी लड़ पाएंगे, लेकिन 50 तो कंफर्म है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि 33% रिजर्व सीट है, यानी कि 100 सीट प्रधान की है मान लीजिए, तो 33 तो औरतों के लिए रिजर्व रखी जाएगी। वो 33 से जनरल सीट पे जाके फाइट कर सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए जब औरतों के हो गया तो क्या सर एससी और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन है क्या, तो कितना परसेंटेज है? यस, एससी जो है, एससी और जो एसटी हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, लेकिन वो रिजर्वेशन डिपेंड करता है कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है वहां पे। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। ओके, जिस स्टेट में एससी और एसटी की संख्या ज्यादा रहेगी तो उसके जितना पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, रिजर्वेशन भी रहेगा। ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे सर एससी एसटी हो गए, ओबीसी का भी है क्या? तो देखिए ओबीसी का भी है, लेकिन ये जो है हमारा स्टेट के पास ऑप्शन होते हैं, स्टेट के पास ऑप्शन होते हैं। स्टेट चाहे तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे और ना चाहे तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देगा, ये स्टेट पे निर्भर करता है। लेकिन एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो तो स्टेट को देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका, है ना, कि देखिए जो इलेक्शन होती है, ठीक है, जो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कौन कराएगा?
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, ग्राम प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, जिला प्रमुख हो गए, इनका इलेक्शन कौन कराएगा? तो देखिए, इसमें होते हैं स्टेट इलेक्शन इलेक्शन ठीक है, कमीशन। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है, ठीक है, जिनको गवर्नर हमारे अपॉइंट करते हैं, ये हमारा पंचायत का चुनाव कराता है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में भैया? बिल्कुल बताऊंगा मैं। ये आर्टिकल है 243 और के 243 के में इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है कि वो हमारा पंचायत का इलेक्शन करा, ठीक है। इसके बाद फिर है कि इनको बजट कौन देगा? इलेक्शन कराने के लिए बजट कौन देगा? तो उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, वो स्टेट के जो पंचायती राज का इलेक्शन होगा उसका वो पैसा देगा, बजट देगा, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। ओके, ये हमारा किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल हमारा 243, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आई है फाइनेंस में, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको याद भी कीजिएगा। बहुत बढ़िया सर। जब इलेक्शन कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जब इलेक्शन होगा और जो जीत के आएगा, तो उनका टेन्योर कितने साल का होता है? ठीक है, ओके। तो जो हमारा टेन्योर है, समय काल है, वो हमारा होता है 5 साल। कितने? 5 इयर्स। ओके। जिस तरीके से लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, ठीक है, तो ये हमारे 5 साल के लिए डिसाइड है। उसी प्रकार जो पंचायत का, जो ग्राम प्रधान का भी जो चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का जो भी चुनाव होता है, वो सब हमारे कितने साल के होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, यदि ये 5 साल से पहले, यदि ये डिजॉल्व हो गया, प्रधानी डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गई मान लीजिए किसी कारणवश, और 6 महीना से अधिक टाइम है अभी नेक्स्ट इलेक्शन होने में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 6 महीने के अंदर क्या करना होगा? इलेक्शन कंडक्ट कराने होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2022 में इलेक्शन हुआ, 5 साल यानी कि 2027 में, ठीक है, आपका जैसे यूपी में 2021 में हुआ, ठीक है, 2021 में पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तो 2026 में क्या है कि आपका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि 2024 में जो प्रधान बने उनका देहांत हो गया, तो जो प्रधान बने और उनका देहांत हो गया, तो प्रधान का पद खाली हो गया और 2024 में ही मर गए, ठीक है, यानी कि 3 साल इन्होंने काम किया और 2 साल बाकी है अभी टेन्योर इनका। तो उस केस में क्या होगा कि 6 महीना के अंदर आपको दोबारा इलेक्शन करा के दूसरे प्रधान को चुनना होगा। समझ में आ गया? ठीक है। और ये किस में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल आर्टिकल 243 ई में, टेन्योर का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। समझ में आ गया आपको? ठीक है। एक आप याद रखिएगा कि जो प्रधानी पद लड़ने के लिए, ब्लॉक प्रमुख लड़ने के लिए और जिला प्रमुख लड़ने के लिए आपको कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए। कितना एज होनी चाहिए? मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। कितना? 21 साल होनी चाहिए। 18 साल से 18 साल और 18 साल से यदि ऊपर हैं आप, तो वोट तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 21 साल के यदि आप हैं तो प्रधानी लड़ जाएंगे आप। 25 साल के हैं तो लोकसभा और विधानसभा लड़ जाएंगे। 30 साल के हैं तो राज्यसभा और एमएलसी का चुनाव लड़ जाएंगे। और 35 साल के हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये है, ये सब चीजें आप याद रखिएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब जो मिनिमम एज है 21 ईयर, आप कहेंगे सर क्या ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? हाँ भाई, मेंशन है। वो है हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 243 तो रहेगा ही, एफ भी रहेगा, ठीक है, और उसमें जो 1 है उसमें हमारा ये आर्टिकल भी मेंशन है, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये के, आई और ई, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और आप देखते जाइएगा, 2-4 बार देखेंगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो आप पढ़ा दिए, ये पूरा इंडिया के लिए है, लेकिन मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई एक्ट बना है क्या? हर राज्यों के लिए कुछ ना कुछ एक्ट बना होगा। बिहार के लिए कुछ एक्ट बना होगा, तब तो स्टेट अपना, क्योंकि पार्लियामेंट बना दी, पार्लियामेंट कानून बना दी तो सारे स्टेट को लागू करना है। लेकिन लागू करने के लिए भी स्टेटों को अपना अलग से कानून बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो चीजें बनानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए क्या है कि अभी नोट कर लीजिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो हमारा पंचायत होता है वो किस एक्ट के माध्यम से होता है। तो हमारा होता है यूपी पंचायती पंचायती ठीक है राज एक्ट 1947। जो यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 है, इसी के माध्यम से हमारे यहाँ ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जो हो गए, उनका चुनाव हमारा होता है। अब आप कहेंगे सर आप 1947 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। जब 1992 में शुरू हुआ तो 1947 का एक्ट क्यों लगेगा इसमें? आप गलत पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि ये क्यों, ये सही है, बिल्कुल 1947 का ही है। क्यों? क्योंकि देखिए हुआ ये कि पहले यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 बना। ठीक है, यानी कि जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो उस समय जो हमारे गवर्नर थे, तो इन्होंने कहा कि आप लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड रिपन जो थे हमारे फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया थे। ठीक है, तो उन लोगों के समय क्या हुआ था कि जब ये हमारा एक्ट बना कि गांव का विकास कैसे हो, हम सेंट्रलाइज तो नहीं कर सकते, गांव का विकास कैसे हो, तो उनका चुनाव कैसे होगा। तो यूनाइटेड प्रोविंस जो हमारा उत्तर प्रदेश का पहले नाम था, ठीक है, तो उसका यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट 1947 बना था और वो इम्प्लीमेंट हो गया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, तो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके 1950 में हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट कर दिया इसको। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होता है कि हमारा चुनाव होता है, इसको याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब तक आपने देखा ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, अब हम देखेंगे म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज देखेंगे, यानी कि नगर पालिका देखेंगे। ठीक है, नगर पालिका क्या है कि ये हमारा अर्बन लोकल बॉडी है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था तो हमारा रूरल लोकल बॉडी था, और ये हमारा म्युनिसिपैलिटीज है तो अर्बन लोकल बॉडीज है। ठीक है, ओके। अब जो नगर पालिका के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। म्युनिसिपैलिटीज ये भी जैसा कि आपको पहले बताया कि हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 1992 का। ठीक है, ये बन गया और इसी के माध्यम से हमारा म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत बढ़िया। ये जब बना, ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव कब हुआ? इफेक्टिव कब हुआ, कब से लागू हो गया? तो इफेक्टिव हो गया हमारा 1 जून 1993 से। ठीक है, ओके। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब लागू हुआ था? तो मैं आपको बताया हूं, तो आपको पता है कि 24 अप्रैल 1993। और ये हमारा जो म्यूनिसिपालिटीज है 1 जून 1993 में आएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा म्यूनिसिपालिटीज है, आप देखते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो तो हमारा रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन किसका था? वो बलवंत राय मेहती की रिकमेंडेशन था 3 टायर सिस्टम पे चलने के लिए। ठीक है, लेकिन म्यूनिसिपालिटीज बनाना है, ठीक है, तो ये किनका रिकमेंडेशन था? तो ये था बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन ऑफ द क्या, नेशनल नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन।
और इसकी रिपोर्ट आई थी 1988 में। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पंचायती राज में पूछ देगा तो बलवंत राय मेहता का रिकमेंडेशन पे आप लेके चलेंगे, और जैसे ही नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज का पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1988 में नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन आया था, वहां से चीजें इंप्लीमेंट हुई थी। समझ में आ गया, ठीक है। और इसको जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्या, नगर पालिका एक्ट, नगर पालिका अधिनियम बोलेंगे या एक्ट, ठीक है, नगर पालिका एक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो समझ गए, ये किस पार्ट में है। देखिए, पार्ट जो इसका है, पार्ट 9 में हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो इसका भी पार्ट 9 होगा, लेकिन इसमें ए हम जोड़ देंगे, पार्ट 9 ए में है, ठीक है, ओके। सर इसका आर्टिकल बताइए, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल क्या है कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज में रूरल और अर्बन दोनों आते हैं, तो उसके लिए बस एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243। तो ये हमारा 243 तो होगा ही, लेकिन सब क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, पंचायती राज को और इसको म्यूनिसिपैलिटीज को। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहां पे देखेंगे कि आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 जेड जी तक इसमें है। अब जेड जी का मतलब क्या है, जेड जी में भी इसका मतलब आप समझिए, देखिए ईपी का मतलब हमारा म्यूनिसिपालिटीज का है ना। क्यू आ जाएगा 243 क्यू, तो हम देखेंगे कि हमारा कंस्टिट्यूट करेंगे, है ना, म्यूनिसिपालिटीज का। आर देख लेंगे तो हम कंपोजिशन कर लेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। और जेड जी का मतलब है, जिस प्रकार से हम पंचायती राज में ओ देखे थे कि इलेक्शन में हमारा कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, उसी तरीके से जेड जी में देखेंगे कि जो हमारा म्यूनिसिपालिटी का इलेक्शन होता है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। कहेंगे सर आप पार्ट बता दिए, आर्टिकल बता दिए, किस शेड्यूल में मेंशन है, किस शेड्यूल में मेंशन है। तो जो लास्ट वाला शेड्यूल है ना, यानी कि 12वां जो शेड्यूल है ना, इसमें ये क्या है, मेंशन है, ठीक है, 12th शेड्यूल। अब ये 12th जो शेड्यूल है, आप देखते हैं कि जो 11th शेड्यूल है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है, उसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ओके। और आप देखते हैं कि जो 12 शेड्यूल नगर पालिका के बारे में बात करती है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करती है, इसमें हमारा कितना है, ये हमारा कंटेन कितना सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1988 आया, तो उसने कहा कि ऐसा है कि जो हमारे म्यूनिसिपालिटीज होती हैं, ये हमारे 3 टाइप म्यूनिसिपालिटीज होनी चाहिए। कितने टाइप होनी चाहिए भैया, 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स, ओके। आप पीआरआई देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तो उसमें 3 टीयर के बारे में बात हो रही है ना। उस उन 3 टीयर में कौन सा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ पे 3 टाइप्स की बात होगी, कौन कौन सा बता रहा हूँ आपको मैं। एक होगा नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत हो गया, ठीक है, ओके। और ये नगर पंचायत किसके लिए होता है, जो हमारा ट्रांजिशनल जो एरिया होता है, फॉर ट्रांजिशनल और ट्रांजिशनल एरिया। अब आप कहेंगे सर ये संक्रमण एरिया क्या होता है, ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है। ये एरिया है जो रूरल टू अर्बन, यानी कि आप देखते हैं कि मान लीजिए जो जिस शहर में रह रहे हैं, तो शहर से जब बाहर निकलते हैं तो गांव का, कुछ गांव का कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। तो वही हमारा ट्रांजिशनल एरिया होता है, कि वो पूरा गांव भी नहीं और पूरा शहर भी नहीं है, वो बीच का है ना। तो वो हमारा नगर पंचायत हो गया, ठीक है, अभी पंचायत है, ओके। उसके बाद आएगा हमारा म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल काउंसिल, काउंसिल, ठीक है। ये म्यूनिसिपल काउंसिल कौन सा है, ये आता है फॉर स्मॉलर
स्मॉलर अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, और लास्ट में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा है इसका, म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये हम देखते हैं कि लार्जर अर्बन एरिया, फॉर लार्जर अर्बन अर्बन एरिया, ठीक है। कंसेप्ट समझिए ये क्या है, कि जो नगर पंचायत है ना, तो आप जो देखते हैं कि जो आपका जिला है, कोई भी जिला, आप जिस जिला में है, तो उस जिला में आप देखिए तो वो जो जिला है ना, तो वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल हो सकती है। और जिला से थोड़ा सा हटेंगे तो जो गांव से सटा हुआ एरिया है उसको नगर पंचायत हमारा हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गए, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, ये सब बड़े बड़े हैं, बहुत डेवलप्ड ये लोग हैं, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। फिर जैसे मान लीजिए ये, तो ये हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। फिर इससे बाहर जाएंगे आप, तो ये आपका म्युनिसिपल काउंसिल हो जाएगा। और फिर जब इसके बाहर जाएंगे आप, तो ये आपका नगर पंचायत, ये आपका नगर पंचायत, ये आपका म्युनिसिपल काउंसिल, और ये जो हो जाएगा ये आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इस तरीके से इसको आप समझिएगा। समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज समझिए, अभी जो है कि अ, अभी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या कंसेप्ट लेके आई थी, स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत, है ना। ये जो हमारे जो कंसेप्ट स्मार्ट सिटी बनाने का जो कंसेप्ट लगा था, तो ये जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी जो म्युनिसिपैलिटीज है, इसी म्युनिसिपैलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा फ्रेमवर्क है, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ही स्मार्ट सिटीज और अमृत का कंसेप्ट पूरे इंडिया में लागू हुआ। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये चीजें आपकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि म्युनिसिपैलिटीज में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है कि हमारा जो जिला है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, है ना, ये बनता है, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल बता दे रहा हूँ आपको, 243 जेड डी, ठीक है। डी से मतलब डिस्ट्रिक्ट, ओके। फिर एक हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, प्लानिंग, ये भी हमारा कमेटी, ये हमारा किस आर्टिकल में बनता है, ये आर्टिकल 243 तो होगा ही, और जेड ई होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये जो प्लानिंग बन रही है किस लिए बन रही है, ये बन रही है इसलिए, फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, ठीक है। एक्चुअली इसको बताने का मेरा ज्यादा मन नहीं था, बट बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या है कि ये आर्टिकल पूछ लेता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस आर्टिकल में मेंशन है, इसलिए आपको बता दिया मैं, ओके, ठीक है। फिर आप देखिए, एक आता है कि वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी, यानी वार्ड समितियां बनती हैं। तो जो वार्ड समितियां बनती है वो कैसे बनती है, तो देखिए जो वार्ड समिति, जो वार्ड कमेटी बनती है, तो वो हमारे बनता है इन सिटीज, पहली बात, ठीक है। और वो सिटी में क्या होना चाहिए, कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन ओवर कितना, 3 लाख। यदि किसी शहर की पॉपुलेशन जो है 3 लाख से अधिक हो रही है, शहर की, गांव की बात नहीं हो रही है, कोई शहर है और शहर की पॉपुलेशन 3 लाख हो रही है, तो वहां पे वार्ड कमेटी, वार्ड समिति बनेगी। जिस प्रकार से गांव में ग्राम सभा बनती है, उसी प्रकार से वार्ड कमेटी बनती है, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट म्युनिसिपल, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
ये कहाँ स्टेबलाइज हुआ था? तो आपको पता है कि ये हमारा स्टेबलाइज स्टेबलाइज्ड ये कहाँ पे हुआ था? इन मद्रास। याद रखिएगा, कहाँ पे? मद्रास में। और मद्रास में कब हमारा हुआ था ये भी आप देखिए, 1688 में। यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए और नेशनल जो हमारा कमीशन बना था ऑन अर्बनाइजेशन 1988 उन्हें रिकमेंडेशन किया और हम लेके आए। नहीं, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे उस समय भी हम देखते हैं कि मद्रास में जो था हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रहा था। और आप एक पता है कि लॉर्ड रिपन जो थे फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इनको कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपने देखा है। ओके, एक कंसेप्ट और आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, आप कहते हैं कि सर किसी भी एरिया जो है जिसको आप डिक्लेयर किए हैं कि ये हमारा म्युनिसिपैलिटी है, ये हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड बना है, ये हमारा नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी बनी है, तो सर ये सब जो चीजें बनती हैं तो किस बेस पे बनती है, इनके पीछे क्या कंसेप्ट है? तो देखिए, आप सिंपल समझ जाइए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि ग्राम जो है, विलेज से हट के जो शहर बने हैं, है ना, तो वहां पे जो म्युनिसिपालिटी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गए, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी बन गई है, ये कब बनेगी? जब कुछ कंडीशन, 3 कंडीशन ये लोग फुलफिल करेंगे तब। ठीक है, ओके, देखिए कैसे। अच्छा, लिख देता हूँ मैं ना। ओके, मान लीजिए ऑल द एरिया, लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ऑल द एरिया। ठीक है, विच इंक्लूड which include municipalities municipality। ठीक है, municipal municipal corporation municipal corporation। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कैंटोनमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, और साथ ही साथ सब लिखते जाइए, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। ये सब बन गए हैं। ठीक है, ये सब बनने के बाद क्या हो जाएंगे? कम अंडर अर्बन एरिया एरिया। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सब हमारे किस में आएंगे? अर्बन एरिया में आएंगे। कब आएंगे? यदि इफ यदि द फॉलोइंग 3 कंडीशन, थ्री 3 कंडीशन जो हैं आर सेटिस्फाई। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब हमारे जो चीजें हैं ये हमारे अर्बन एरिया में आएंगे। अर्बन एरिया में आते हैं, कब आएंगे? जब 3 कंडीशन ये फुलफिल करेंगे तब आएंगे अर्बन एरिया में, नहीं तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? पहला कंडीशन है ना, कि मिनिमम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5,000। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि मिनिमम मिनिमम 75%, आप देखिए 75% ऑफ वर्किंग मैन, ऑफ वर्किंग मैन, ठीक है, आर इंगेज्ड इंगेज्ड इन नॉन, कैपिटल लिख रहा हूं, नॉन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, समझा गया आपको? एक तो पहली बात है कि कोई भी एरिया है ना, मान सपोज एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए मिलिट्री कैंट है, आप देख रहे हैं मिलिट्री कैंट। ठीक है,
तो उसमें आप जल्दी आपका इजीली तरीके से एंट्री आपकी नहीं होगी। तो जो मिलिट्री कैंट बनता है ना, कैंटोनमेंट जो बोर्ड हमारे बने हैं, तो वो जो कैंटोनमेंट बोर्ड वो हमारे गांव में भी बन सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो, है ना, और शहर में बन सकते हैं जहाँ पे उनको जगह मिले, वो कहीं बन सकते हैं। लेकिन वो जो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो हमारा अर्बन एरिया में कब आएगा? जब उस कैंटोनमेंट या जो मिलिट्री कैंटीन है, जो एरिया है, उसमें पॉपुलेशन जो जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उसमें से 75% जो जनसंख्या है लोगों की, जो आदमी काम करते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर ना करें, वो किसी और में काम करें, ठीक है, यानी खेती बाड़ी ना करें, 75%, कम से कम 75%। तीसरा कंडीशन ये है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी को लेके, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, यानी जनसंख्या घनत्व को लेके, यानी कि क्या होनी चाहिए कि मस्ट बी, ये एकदम मस्ट है, मस्ट बी एटलीस्ट कितना, 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग में बात, स्क्वायर में बात हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इसका एरिया निकालेंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही बात कर रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर 1 किलोमीटर में 400 पीपल रहने ही चाहिए, जरूरी है। और टोटल मिनिमम जो पॉपुलेशन है, अब 1 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है, ये स्क्वायर 1 किलोमीटर से अधिक एरिया में ये भी हमारा कैंटोनमेंट एरिया हो सकता है ना भाई। तो 1 किलोमीटर में तो, 1 स्क्वायर किलोमीटर में तो कम से कम 400 लोग रहें ही रहें। दूसरी बात, और एरिया लिया है तो वहां पे क्या हो सकते हैं कि 5,000 पॉपुलेशन मिनिमम हो, और 75% हमारे क्या होनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल में पार्टिसिपेट ना करें। तब ये चीजें हमारे अर्बन एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। और जब अर्बन एरिया में इंक्लूड होगा तो फिर हमारी चीजें उस तरीके से फैसिलिटी इनको मिलना शुरू, ठीक है, ओके, समझ गए आप? तो अब तक आपने क्या समझा? एक बार आपको फिर प्री ओरिएंटेड ही अभी तक बता रहा हूँ आपको, तो एक बार समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, पहले क्या है कि आपको बताया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, भारत सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया, ठीक है, क्या करने के लिए कि जो शासन प्रशासन है वो गांव तक आसानी से पहुंचे, ठीक है, जिस तरीके से शहर विकास कर रहा है तो गांव भी विकास करे, ठीक है, उसके लिए लेके आए। 1952 में 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर की प्लानिंग थी, और ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने इस चीज को लेके आया। लेकिन ये जो सीडीपी था, हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये टोटली क्या किया कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स हैं, उसी पे पूरा विश्वास किया, और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी उसमें नहीं थी। तो जन भागीदारी नहीं थी तो करप्शन बहुत ज्यादा हुआ, और जो सरकार जो सोच रही थी कि गांव का विकास हो, उस तरीके से गांव का विकास से पैसा तो खर्च कर रही थी, लेकिन ड्यू टू द करप्शन और पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो पैसा खत्म हो रहा था लेकिन विकास नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको फेल कर दिया गया, ठीक है, इसको फेल्यूर मान लिया गया। अब क्या हुआ कि जब ये फेल हो गया तो सरकार ने सोचा कि ठीक है, इस तरीके से फेल हो रही है तो कमेटी बनाते हैं। और कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी से कहा गया कि आप कुछ इसका अल्टरनेटिव बेटर मॉडल दीजिए, जैसे हम गांव का हम सही से विकास कर सके। तो बहुत सारी कमेटियां बनी, और जो कमेटियां बन रही थी तो वो उन्होंने क्या किया कि वहीं से गांव का विकास क्या हो, तो वो जो कमेटियां अपनी रिकमेंडेशन दे रही थी, सुझाव दे रही थी, वहीं से हमारा एवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज शुरू हुआ, ठीक है। तो देखिए, जो कमेटी बनी थी उसमें सबसे पहले नाम आता है बलवंत राय मेहता कमेटी की। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आती है। इन्होंने क्या किया कि 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, और जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है। एक गांव पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, जैसे हमारे प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, जिला प्रमुख हो गए, तो उस तरीके से हमारे इलेक्शन होनी चाहिए। और ये हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण होनी चाहिए इसका, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपको अच्छे से बता रहा हूँ मैं। फिर देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दे दिया, फिर उसके बाद 1957 में दिया था, 1959 तक अभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो 1959 में राजस्थान सरकार ने देखा कि एक बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में हमारा दे दिया गया है, तो क्यों ना उसको हम इम्प्लीमेंट करें, जो कि पार्लियामेंट पास कर चुकी थी। तो अब 1959 में क्या हुआ कि राजस्थान के जो सीएम थे, मोहनलाल सुखाड़िया, तो ये सुखाड़िया साहब ने नागौर में इसको शुरुआत किया। और पीएम मोदी ने, अरे सॉरी, पीएम मोदी, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे पीएम, उन्होंने क्या किया कि उसको इनॉग्रेट किया, है ना, ओके। इसके बाद देखिए 1977 के बारे में बात हो रही है। 1957 में
1957 में हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 साल बाद फिर अशोक मेहता कमेटी आती है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टियर रिकमेंडेशन की है, हम 3 टियर नहीं बल्कि 2 टियर सिस्टम लेके आएंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन भागीदारी रहेगी। ओके, ठीक है। फिर 1986 में हम देखते हैं कि एल एम सिंघवी साहब आते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको गांव का विकास करना है, रूरल डेवलपमेंट का विकास करना है, तो जब तक आप रूरल डेवलपमेंट का कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन लेके नहीं आएंगे, और लेके तो आइए भी पंचायत के लिए, साथ ही साथ उसको आप संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे, तब तक वो विकास नहीं होगा। तो एल एम सिंघवी साहब ने कहा कि ऐसा है कि पंचायत के विकास के लिए आप उसको पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, और उसका सपोर्ट 1988 में हमारे पी के थुंगन भी आए, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, ये कमेटी। उसके बाद देखिए, जब ये सब 1988 तक सारी कमेटियां रिकमेंडेशन अपना दे चुकी हैं, फिर 1992 में हमारी सरकार कहती है कि ठीक है, चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, राजस्थान ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा रहा, तो अब क्यों ना हम इसको पूरे इंडिया में लागू करें। तो 1992 में हमारी सरकार क्या करती है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है म्यूनिसिपालिटीज के लिए। ठीक है, तो जो हमारा 73rd और 74th हमारे एक्ट आए, उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अधिकार दे दिया, ठीक है, हमारे जो पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज हैं उनके लिए। और साथ ही साथ इन्होंने लागू करा दिया, मैंडेटरी कर दिया कि हर राज्य को ये चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है, वो 24 अप्रैल 1993 को हमारा शुरू हो गया, इसलिए उसको नेशनल पंचायती राज डे बोलते हैं। ओके, अब देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि किस पार्ट में है संविधान के, तो हम पार्ट 9 में देखते हैं कि है कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। एक एक करके समझाया हूँ आपको किस शेड्यूल में है। 11th शेड्यूल में है। 11th शेड्यूल में है तो कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 243 जी में मेंशन है। 3 टियर स्ट्रक्चर है। रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो कोई भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं बनती हैं तो उसमें रिजर्वेशन के बारे में बात होती है। लेकिन पंचायती राज जो है गांव के विकास करने के लिए इसने देखिए, अभी क्या है कि नारी वंदना जो अभी लॉन्च अभी बिल पास हुआ है, ठीक है, कि यानी कि 33% रिजर्वेशन हम औरतों को दिया जाएगा लोकसभा के इलेक्शन में। ठीक है, तो आप समझिए कि ये हमारा 1992 से ही 33% रिजर्वेशन औरतों को दे दिया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और कई-कई राज्यों में हम देखते हैं कि 50% से अधिक सीटें रिजर्व है औरतों के लिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए भी रिजर्वेशन है, जितना उनकी पॉपुलेशन रहेगा उसके अनुरूप है। ठीक है, और ओबीसी का भी रिजर्वेशन है, लेकिन वो डिसाइड करता है, वो स्टेट के पास ऑप्शन है कि ओबीसी को वो दे या न दे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पंचायती राज जो है उसका इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होंगे, टेन्योर 5 साल का होगा। ठीक है, और प्रधानी पद लड़ने के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लड़ने के लिए आपको कम से कम 21 साल एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 है। इसके माध्यम से, है ना, हमारा क्या होता है कि प्रधानोद्वार की चुनाव होती है, सिंपल। अब उसके बाद देखेंगे कि हमारा म्यूनिसिपालिटी आ गया। म्यूनिसिपालिटी हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसा कि आपको 1992 में मैंने बताया, उसको नगर पालिका एक्ट भी बोलते हैं, और 1 जून 1993 से हमारा शुरू हुआ। और ये जो है बलवंत राय मेहता कमेटी पे रिकमेंडेशन में बेस्ड नहीं था, बल्कि किस पे बेस्ड डाउन था, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1988। ठीक है, ये पार्ट 9 ए में मेंशन है। आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक है। ये 12 शेड्यूल में आता है। 12वां शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट मेंशन है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, ये चीजें आपको एक एक करके पूरा मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें है कि अब तक आपने क्या किया है कि जिस प्रकार से प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपने समझा, है ना, फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिया। अब देखिए यदि मान लीजिए कि 250 वर्ड्स में यदि आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए, है ना, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं सामुदायिक विकास कार्यक्रम और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का चरमोत्कर्ष है। 73 जो संवैधानिक संशोधन नियम 1992 के आलोक में पंचायती राज व्यवस्था के विकास, महत्व, चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ये 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि जब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज संस्था के बारे में बात करें, पॉलिटी के जब हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए कि जो वो पूछ रहा है वो संवैधानिक पद है कि संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो किस आर्टिकल में मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है, किस शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 73rd में था।
ठीक है, ये कब से प्रभावी है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुसूची में है, ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 1952 में हमारे सामुदायिक सीडीपी का ये पूरा आप इसको ऐसे लिखेंगे। फिर देखेंगे कि बलवंत राय मेहता रिकमेंडेशन क्या था, है ना। तो ये सब चीजें आप इसको लेके पूरा आप इसको करेंगे। ठीक है, ओके। इसको इंग्लिश में समझा दे रहा हूँ आपको, हिंदी में आप देख लीजिएगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिप्रेजेंट द culmination of the community development program, ठीक है, and vision of the democratic decentralization, discuss the evolution, ठीक है, significance and challenges of Panchayati Raj institution in light of the 73rd Constitutional Amendment Act 1992। 250 वर्ड में लिखना है। यानी कि एक तो आपको पूछा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है। तो आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इंट्रो। ठीक है, इसके बाद बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में यानी कि जो जो एवोल्यूशन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंस कैसे हुआ और चैलेंजेस क्या है इसके बारे में लिखेंगे। और फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से आया और 24 अप्रैल 1993 से हमारा ये इफेक्टिव बोर्ड में आ गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ये हमारा पार्ट 9 में आता है, आर्टिकल हमारा इसमें आता है और हमारा शेड्यूल इसमें आता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप इसको इंक्लूड करेंगे। और जो हमारा सीडीपी के बारे में बात हो रही है ये 1952 में हमारा लॉन्च हुआ था, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ये तो बॉडी इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका, ये आपका यहाँ तक इंट्रो हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन शुरू करेंगे। एवोल्यूशन बिगिन विद द बलवंत राय मेहता कमेटी, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी को बात करेंगे, फिर अशोक मेहता की कमेटी के बारे में बात करेंगे, फिर एल एम सिंघवी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सबों को लेके आप बात करेंगे तो आपको, और जिस तरीके से सीक्वेंस में आपको बताया है वो आ जाएगा। यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी वाइल रिकमेंडेड a 3-tier structure ग्राम पंचायत, पंचायत समिति and जिला परिषद based on the democratic decentralization, Rajasthan became the first state to implement it in 1959 at Nagaur. The Ashok Mehta Committee 1977 further strengthened the idea by suggesting the two-tier system. Finally, 73rd Amendment made PRI मैंडेटरी अक्रॉस द कंट्री। आप बलवंत राय मेहता कमेटी को लिखेंगे कि इन्होंने 3 टियर दिया था। ठीक है, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने 2 टियर दिया था। लेकिन हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, उसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पूरे इंडिया में लागू करने के लिए मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, जब तक बलवंत राय मेहता कमेटी वो रिकमेंडेशन था, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी, वो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। जिस राज्य को इंप्लीमेंट करना है वो करे। जिस प्रकार से बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन राजस्थान ने किया, दूसरे राज्य नहीं किए। लेकिन जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए और पूरे इंडिया में हम लागू कर दिए, तो हर राज्यों को करना जरूरी हो गया। अच्छा, एवोल्यूशन हो गया। सिग्निफिकेंस पूछा कि क्या है भैया, इसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इट ट्रांसफॉर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही। अब तक आप लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग क्या कि डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वोट बस डाल के, लेकिन पीआरआई के माध्यम से हम पार्टिसिपेट करने लगे डेमोक्रेसी में, है ना। कि हम ये प्रधान बनेंगे, इनको हम ही चुनेंगे, फिर प्रधान से काम करवाना, जाकर उनसे आप काम करवाएंगे। ठीक है, ग्राम सभा बिकेम द फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट गवर्नेंस। ठीक है, अब जो हमारे ग्राम सभा बन गए, ठीक है, तो उनको ग्राम सभा में कौन सा विकास कराने हैं। ठीक है, अब ग्राम सभा से तो नीचे कोई नहीं है, हम आते हैं ग्राम सभा में। ठीक है, तो हमें रोड चाहिए, चक रोड चाहिए, पानी टंकी चाहिए। ठीक है, ये सब चाहिए तो हम प्रधान से बोलेंगे, तो प्रधान हमारा पूरा करेंगे। हम डायरेक्ट सरकार से नहीं बोलेंगे, हम प्रधान से बोलेंगे, तो प्रधान हमारा काम करना शुरू किया। तो प्रधान भी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नेंस हो गया। ठीक है, द 11th शेड्यूल डेवलप्ड 29 सब्जेक्ट। सिग्निफिकेंस में देंगे ये चीजें कि जो 11वां जो शेड्यूल है जिसमें पीआरआई है, उसमें 29 सब्जेक्ट हमारे मेंशन है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब चीजें हैं। ओके, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस क्या है पीआरआई का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, कि भैया देखिए, एक तो हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया। उसके बाद 29 सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं, 29 सब्जेक्टों में प्रधानों को काम करना है। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर वुमेन दे दिया गया है कि 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है, SC ST OBC को ले दिया गया, जिससे हमारा सोशल जस्टिस हमारा हो, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये सिग्निफिकेंस हो गया, एवोल्यूशन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस बहुत अधिक हैं। कौन कौन से चैलेंज होते हैं, जैसे कि मोस्ट स्टेट have not genuinely developed fund, function and functionaries, यानी 3FS, यानी कि फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरीज। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत से राज्य अभी भी क्या है कि अलग से फंड क्रिएट नहीं करते,
कैसे काम कराना है नहीं कराते, क्या फंक्शनरीज है उसके बारे में उनको नहीं पता है, लेकिन करा नहीं रहे हैं वो। फाइनेंशियली डिपेंडेंस ऑन स्टेट एंड सेंट्रल ग्रांट कंटिन्यू। अभी हम देखते हैं जैसे मनरेगा हो गया, प्रधान मनरेगा से काम करा रहे हैं, गांव का विकास करा रहे हैं, लेकिन गांव का विकास करा रहे हैं तो मनरेगा का जो पैसा मिलेगा तो वो कहाँ से आएगा, या तो स्टेट से आएगा तो सेंट्रल आएगा। तो अभी भी हम देखते हैं कि जो पीआरआई है, तो जो फंड की बात होती है तो वो किस पे डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी किस पे, स्टेट और सेंट्रल जो ग्रांट मिलते हैं उस पे। ओके। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन एंड एलाइट कैप्चर और कॉमन। आप देखते हैं कि अभी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो प्रधान बनते हैं, तो जो अभी भी सो कॉल्ड बाहुबली बनते हैं, ठीक है, जो करप्शन करके बहुत आगे बढ़ गए, पैसा फेंक देते हैं, है ना, दारू पिला देते हैं, साड़ी बांट देते हैं, पैसा दे देते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं, तो अभी भी वैसे बहुत ज्यादा है। इसके बाद लो कैपेसिटी एंड अवेयरनेस अमंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली वुमेन। अभी देखिए, बात है कि आप प्रधान तो बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए, जिला प्रमुख अब बन गए हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग बनते हैं अभी भी देखा जाता है कि वो वेल एडुकेटेड नहीं होते हैं, उनको क्या क्या अधिकार है उनको तो पता ही नहीं है। सबसे बड़ी पीड़ादायक ये चीजें होती हैं कि आप देखते हैं कि गांव के जो प्रधान होते हैं, महिलाएं जो प्रधान चुनी गई हैं, वो तो कभी दिखाई पड़ती ही नहीं है, बल्कि उनके प्रधान पति महोदय वही पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, जो कि वो इलेक्टेड नहीं है प्रधान, उनकी बीबी है, उनकी वाइफ है, लेकिन वो वाइफ नहीं आती, उनके हस्बैंड ही आके सब कुछ काम कराते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा, एवोल्यूशन में आप लिख देंगे, ठीक है, बलवंत राय कमेटी से लेके आप अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, फिर हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर हमारा एल एम सिंघवी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन हो जाएगा। सिग्निफिकेंस आप समझ गए कि जो पीआरआई आ गया तो भैया वुमेन को रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है, हमारा पार्टिसिपेटरी हमारा डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है, एससी एसटी को भी रिजर्वेशन मिल गया है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। फिर चैलेंजेस में देखेंगे कि जो बताया हूँ आपको वो। कंक्लूजन में क्या करेंगे, कंक्लूजन में ये है कि पंचायती राज हैज इमेंस पोटेंशियल टू रियलाइज गांधी ड्रीम टू ग्राम स्वराज। बिल्कुल सही करें, जो गांधी जी का कंसेप्ट था, जो सोच था कि हम क्या करेंगे कि ग्राम स्वराज को लेके आएंगे, ग्राम स्वराज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके पास इमेंस पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उनके पास, वो ग्राम स्वराज जो कंसेप्ट पूरा कर सकते हैं। जैसे जो हमारा स्वामित्व इनिशिएटिव आया, ई पंचायत आया, मिशन अंत्योदय आया, ये सब हमारे पॉजिटिव स्टेप्स थे, है ना। फॉर सक्सेस स्टेट मस्ट इंश्योर रियल एम्पावरमेंट ऑफ पीआरआई थ्रू जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, आपको यदि पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है तो स्टेट को हमारा जो फंक्शन है, यानी कि फंड को लेके, फंक्शन को लेके और फंक्शनरीज को लेके, 3 FF जो है, उनको जेन्युइनली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा और पब्लिक का पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, करप्शन कम करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि 250 वर्ड्स में आप लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर, जिस तरीके से आपको पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, यदि वहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है ऑब्जेक्टिव का, तो आप क्या करेंगे कि आप मेंस में भी उसी को उसी सीक्वेंस में लिख के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया था। मैंने आपको प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको समझाया, एक एक करके एक्सप्लेन किया, एक एक फैक्ट दिया, इंफॉर्मेशन दिया, सीक्वेंस में रखा। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ाएं, कि आप उस सीक्वेंस के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होगा, आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। नहीं तो विश्वास मानिए, आप बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे आप, ठीक है, तो आपको पता नहीं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे था। ये पहले था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले था कि पंचायती राज पहले थी, पंचायती राज कैसे आया, सीक्वेंस क्या था, ठीक है। लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से पॉलिटी के, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है, और टिपिकल कंसेप्ट समझने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, और जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके PYQ को लीजिए, और जो टॉपिक में पढ़ाया हो उस सेगमेंट के क्वेश्चन को खोजिए और वहां से आप सॉल्व कीजिए। विश्वास मानिए, आप देखेंगे कि मेरे जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, यदि उस तरीके से आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बढ़िया से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।